अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम जानेंगे एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का सेकंड वीडियो रहने वाला है। तो पहले वीडियो में हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि एटॉमिक रेडियस को क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो इसे हम कहते हैं अलोंग द पीरियड। ठीक है, अलोंग द पीरियड अगर हम जाएंगे तब साइज को क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये हमें जानना है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक बात करेंगे तो साइज को क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे आयरन से लेकर कॉपर तक, तो साइज को क्या होता है, साइज रिमेन्स सेम, साइज रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आयरन से लेकर कॉपर तक, साइज जो है सेम रहता है। ठीक है, वाइल एज अगर हम बात करेंगे जिंक की, तो यहाँ पे साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए स्कैंडियम से जब हम मैग्नीज तक जाते हैं तब साइज क्या हो जाता है, शाबाश, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही जब हम आयरन से कॉपर तक जाते हैं तब साइज क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसे ही जिंक में जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। इन सभी के पीछे जो रीजन है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। क्या है, शाबाश, शील्डिंग इफेक्ट। अब हम शील्डिंग इफेक्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ये उसका न्यूक्लियस रहा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है उस एलिमेंट की शेल्स रही। ठीक है, अब आप देखिए इन शेल्स के अंदर क्या होता है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में प्रेजेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, शाबाश, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देंगे, अब इनर शेल इलेक्ट्रॉन। क्या देंगे नाम, शाबाश, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट में, ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिपल्शन शो करते हैं किसके साथ, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, रिपल्शन शो करते हैं किसके साथ, शाबाश, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ। इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये जो साइज होता है इस एलिमेंट का, ये साइज क्या करता है, ये साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, साइज क्या करता है, शाबाश, इंक्रीज करता है। इस रिपल्शन की वजह से साइज जो है एलिमेंट का बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है, ये इस आउटर शेल को, ये इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, शाबाश, अट्रैक्ट करता है। अब इसकी अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, शाबाश, साइज क्या हो जाता है एलिमेंट का, साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या हमने देखा कि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन जो है ये इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, जिसकी वजह से साइज जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है, ये इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से साइज जो है वो क्या, डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे दो फोर्सेस जनरेट होते हैं। एक है अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है, शाबाश, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के दरमियान है, शाबाश, एक तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, और दूसरा कौन सा फोर्स है, शाबाश, दूसरा रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स किस किस के बीच में होता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो हम इट इज बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तब साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, अब अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तब साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ऐसे ही समझना है। ठीक है, तो जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं तब साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो
अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स कौन सा है? शाबाश! न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो डोमिनेंट है किस पे? शाबाश! इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स पे। इसीलिए जो साइज़ होता है स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है? तो ऐसे ही आप देखिए आयरन से लेकर कॉपर तक, यहाँ पे साइज़ क्या रहता है? सेम रहता है। रीज़न सेम है। यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स, वो इक्वल हो जाता है किसके बिटवीन? इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स के बीच में। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस जो है वो बैलेंस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइज ऑफ एलिमेंट जो है वो उतना इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो सेम रह रहा है। ठीक है? व्हेयरएज अगर हम जिंक की बात करेंगे, यहाँ पे साइज जो है इंक्रीज करता है। ठीक? तो जिंक में क्या रीजन है? जिंक की अगर हम 3D शेल की बात करेंगे, इसकी 3D शेल में होते हैं प्रेजेंट क्या? 3D इलेक्ट्रॉन्स, या इसकी D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाता है? शाबाश! रिपल्शन बढ़ जाता है। ठीक है? तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में क्या हो जाता है? रिपल्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जिंक का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? तो ये तो हुई बात अलोंग द पीरियड की। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे, या हम बोल सकते हैं अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तब हम बोलते हैं अलोंग द ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3D और 4D सीरीज की बात करूं, यहाँ पे जो साइज है एलिमेंट्स का, साइज इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शाबाश! इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन जब मैं 4D और 5D की बात करूं, यहाँ पे साइज क्या होना चाहिए था? इंक्रीज होना चाहिए था। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे 4D एंड 5D की, यहाँ पे नॉर्मली क्या होना चाहिए था? यहाँ पे साइज जो है वो इंक्रीज करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ रही है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले 4F की फिलिंग हो जाती है। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स। क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनाइड्स। जब यहाँ पे 4F की फिलिंग हो जाती है, तो 4F में क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या हो जाता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो इस चीज को अच्छे से समझते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो ऐप में क्या होता है? शाबाश! तो ऐप में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। सपोज अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये 4F है, उसके बाद क्या है? 5D। ये 4F है और ये क्या है? शाबाश! 5D शेल है। ठीक है? यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी आउटर इलेक्ट्रॉन है। ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। ये इसको रिपल करना चाहिए था, लेकिन ये उतना रिपल्सिव फोर्स जो है, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है? एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, जो इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर जो अट्रैक्टिव फोर्स डाल रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस जो होता है वो यहाँ पे डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से साइज जो है दैट रिमेन्स सेम, साइज जो है दैट रिमेन्स सेम। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं, नॉर्मली साइज़ बढ़ना चाहिए था क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन ड्यू टू फिलिंग ऑफ 4F, यहाँ पे क्या हो रहा है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? साइज़ जो है रिमेन सेम। ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? शाबाश! लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है? अब इस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ
chemical property of 4D and 5D elements remains same. ठीक है, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 4D एंड 3D एलिमेंट्स, 4D एंड 5D एलिमेंट्स रिमेन सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जिरकोनियम की बात करूं, जिरकोनियम के नीचे कौन सा होता है, HF। ठीक है, इन दोनों का जो साइज होता है, ठीक है, वो सेम होता है। क्या? वो सेम रहता है। क्यों? ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो जाती है। ठीक है, तो जिस तरह से जिरकोनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वैसे ही HF भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेल्टिंग and boiling point depends upon unpaired d electron. For example, अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 4s2 3d1। ठीक है, उसके बाद स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम की अगर मैं बात करूं, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 3d2। ठीक है, 4s2 3d2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। शाबाश, यहाँ पे क्या था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन टाइटेनियम में क्या है, शाबाश, यहाँ पे दो हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो अगर हम बात करेंगे, तो अब अगर हम बात करेंगे स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, ठीक है, यहाँ तक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या बढ़ रहे हैं। क्योंकि स्कैंडियम में शाबाश एक है, उसके बाद टाइटेनियम में दो है, तो वैसे ही फिर कंटिन्यू होता जाएगा। क्रोमियम में फोर है, और उसके बाद मैग्नीज जो है यहाँ पे मैग्नीज में क्या होता है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों हो जाता है? ड्यू टू इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैग्नीज की अगर हम 3D की बात करेंगे, 3D शेल की बात करेंगे, इसके 3D शेल में 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ये हाफ फिल्ड है। क्या है, शाबाश, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, शाबाश, इट इज स्टेबल। इट इज स्टेबल, दैट इज वाई यहाँ पे मैग्नीज पे क्या होता है, शाबाश, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है। लेकिन उसके बाद अगर हम आयरन की बात करेंगे, आयरन पे जब हम पहुंचते हैं, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, शाबाश, 26। तो इसके पास शाबाश 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। शाबाश, क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे दोबारा से क्या हो जाता है, यहाँ पे दोबारा से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद आप देखोगे कोबाल्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद निकल में वैसे ही ठीक डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं। फिर कॉपर में भी शाबाश, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। और फाइनली आएगा जिंक, क्योंकि जिंक के पास क्या होता है, 3D फुल्ली फिल्ड, तो जिंक पे मेल्टिंग पॉइंट जो है ये सबसे कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम ग्राफ से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये मेरा स्कैंडियम है। ठीक है, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है, लेकिन उसके बाद डिक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? यहाँ पे मैग्नीज आ जाता है। मैग्नीज के पास क्या है, 3D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये फुल्ली हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, ये स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आयरन
आ जाता है। आयरन पे क्या है, शाबाश, दोबारा से मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ करता है। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज़ करता है। आयरन के बाद सपोज़ आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, निकल आता है, कॉपर आता है, ज़िंक आता है। तो इन सभी में मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज़ करता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है? तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है? तो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज़ द मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये जो मेटालिक बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये डिपेंड किस पे करता है? इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एनएस एंड एन माइनस वन इंटू डी सब शेल में। ठीक है? जो इन दो सब शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसी पे मेटेलिक बॉन्डिंग जो है डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जाऊं, ठीक है, स्कैंडियम से लेकर, तो अगर मैं स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जाऊं, तो मेटालिक बॉन्डिंग जो है, मेटालिक बॉन्डिंग कैरेक्टर जो है, वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है? इंक्रीज करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है? लेकिन अगर मैं क्रोमियम के बाद की बात करूं, मैग्नीज पे, ठीक है, मैग्नीज पे दोबारा से वही कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो 3D शेल होती है, दैट इज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है? कि ये स्टेबल है। ठीक है? उसके बाद की अगर हम बात करेंगे आयरन की, ठीक है, आयरन की, कोबाल्ट की, निकल की, कॉपर की एंड जिंक की। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करता है? शाबाश, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए मेटेलिक बॉन्डिंग कैरेक्टर भी क्या होगा? शाबाश, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? मेटेलिक बॉन्डिंग कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो है अच्छे से समझ आई होगी। तो इन फ्यूचर मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।